नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सौरभ कुमार सिंह हिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों घटना चक्र का संक्षिप्त सामान्य ज्ञान, जो काफी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आप लोगों के पास कम टाइम है, कोई भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, तो ये बुक आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस बुक में वही टॉपिक को कवर किया गया है जो एग्जाम ओवरव्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से। और आज हम लोग इस बुक में जो दिया गया है पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, इसे शुरू से लेकर अंत तक पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सभी को दोस्तों हम लोग कंप्लीट करेंगे। ज्यादा लॉन्ग नहीं दोस्तों, 2.5 से 3 घंटे की क्लास होगी। इसी में ये पूरी पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट हो जाएगी। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस बुक को देख लीजिए। यही बुक है दोस्तों घटना चक्र का संक्षिप्त सामान्य ज्ञान, जो काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले एक सोहनलाल त्रिवेदी का एक कोट से जिसे आप लोगों के बीच हम रखना चाहेंगे। इस कोट्स को हमेशा अपने मन में रखिएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरकर चलना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दोगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक अंतिम पंक्ति है दोस्तों, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक नो सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक नो सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ के बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर दोस्तों जीवन में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, क्योंकि गिरकर उठने वाले ही तो इतिहास बदलते हैं दोस्तों। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। मेहनत का फल जो भी होता है बहुत ही अच्छा होता है। और आप लोग मेहनत कर सकते दोस्तों, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते दोस्तों। सिर्फ आप लोग अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ के लिए एक बार मन और जिद के साथ एक बार भिड़ जाइए। देखिए एग्जाम कैसे नहीं निकलता है, एग्जाम 100% निकलेगी दोस्तों। सिर्फ आप लोग एक बार भिड़ जाइए, और हमसे जितना होगा दोस्तों हम आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगे। कुछ ना कुछ लेके दोस्तों पर डे हम आते रहेंगे। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस बुक का कंटेंट्स को देख लीजिए। ये कंटेंट्स है जिसमें हम लोग दोस्तों भारतीय ये जो इतिहास दिया गया पेज नंबर 5 से 72 तक में पूरी इतिहास है दोस्तों, जिसमें भारत का इतिहास है, विश्व का इतिहास है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है। सभी को हम लोग एक एक करके कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था। एक एक करके सभी सब्जेक्ट को दोस्तों हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। भारतीय संविधान का निर्माण क्रमिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश शासन ने साम्राज्य विस्तार की आकांक्षाओं से भारत का आधुनिकीकरण किया तथा पाश्चात्य शिक्षा प्रसार किया। भारतीय संविधान का निर्माण क्रमिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश शासन ने साम्राज्य विस्तार की आकांक्षाओं से भारत का आधुनिकीकरण किया तथा पाश्चात्य शिक्षा प्रसार किया। इस क्रम में भारतीयों ने विकास एवं स्वतंत्रता हेतु ब्रिटिश सरकार से विभिन्न राजनीतिक सुधारों की मांग की। इन मांगों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। इस क्रम में भारतीयों ने विकास एवं स्वतंत्रता हेतु ब्रिटिश सरकार से विभिन्न राजनीतिक सुधारों की मांग की। इन मांगों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित विभिन्न अधिनियम ने भारतीय संविधान के आधार का कार्य किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों ने भारतीय संविधान के आधार का कार्य किया। भारतीय संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान सभा का गठन।
वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। संविधान सभा की प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष। समितियां: संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट संविधान सभा में आवंटित की गई थी। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट संविधान सभा में आवंटित की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किए गए संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किए गए संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में लगभग 465 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक
24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान को लागू होने की तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान के लागू होने की तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। संविधान के महत्वपूर्ण भाग फर्स्ट, संघ और उसके क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग फर्स्ट, संघ और उसके क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 2, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 3, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4, मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क। भाग 5, संघ सरकार से संबंधित उपबंध, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6, राज्य से संबंधित उपबंध, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9, पंचायतें, अनुच्छेद 243 से 243 9। भाग 9 को नगर पालिकाएं, अनुच्छेद 243 तो से 243 य 6। भाग 9 ख, सहकारी समितियां, अनुच्छेद 243 ZH टू अनुच्छेद 243 ZT। भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध, 245 से 263। भाग 15, निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 क। भाग 17, राजभाषा, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351। भाग 17, राजभाषा, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351। भाग 18, आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 18, आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 20, संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। संविधान के स्रोत, ब्रिटेन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि का शासन आदि। ब्रिटेन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि का शासन आदि। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना आदि। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना आदि। कनाडा के संविधान से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि, ये सभी कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा में मनोनीत सदस्य आदि। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन आदि। सोवियत संघ, मूल कर्तव्य लिया गया आदि। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आदि। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। संविधान की अनुसूचियां एवं उनके विषय। पहली अनुसूची, विषय राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची, राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन। तीसरी अनुसूची, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन।
5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध। 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और व समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। 8वीं अनुसूची भाषाएं। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित प्रावधान। 12वीं अनुसूची न्यायपालिकाओं से संबंधित उपबंध। संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को अब हम लोग पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी से लिया गया कैलेंडर से को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब तक प्रस्तावना को मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया है। अब तक प्रस्तावना को मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया है। भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भारत को राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित किया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 संघ शासित प्रदेश हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भारत को राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित किया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम इंडिया दैट इज भारत तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में की गई। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। श्री रामुलु की मृत्यु के पश्चात 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इन क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। नोट पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश इसमें लिखा नहीं। भारत की क्षेत्रीय परिषदें परिषद उत्तरी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय नई दिल्ली, सम्मिलित राज्य केंद्र शासित प्रदेश पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा जम्मू कश्मीर। परिषद उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा जम्मू कश्मीर। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा पुडुचेरी। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़। नोट
पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। भारत में नए राज्यों का गठन। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी। गुजरात महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 ईस्वी। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 ईस्वी। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 ईस्वी। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 ईस्वी। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 ईस्वी। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 ईस्वी। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 ईस्वी। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 ईस्वी। सिक्किम का गठन 16 मई 1975 ईस्वी। सिक्किम का गठन 16 मई 1975 ईस्वी। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 ईस्वी। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 ईस्वी। गोवा 30 मई 1987 ईस्वी। गोवा 30 मई 1987 ईस्वी। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी। झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी। झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी। तेलंगाना 2 जून 2014। तेलंगाना 2 जून 2014। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के तहत अनुच्छेद 370 के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के तहत अनुच्छेद 370 के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में बांट दिया गया, जो 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले कारगिल तथा लेह जिला शामिल है। शेष क्षेत्र जम्मू कश्मीर में शामिल है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले कारगिल तथा लेह जिला शामिल है। शेष क्षेत्र जम्मू कश्मीर में शामिल है। 26 जनवरी 2020 से 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय कर इसे एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव बना दिया गया है। इसकी राजधानी दमन है। 26 जनवरी 2020 से 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय कर इसे एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव बना दिया गया है। इसकी राजधानी दमन है। नागरिकता। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का विवरण है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का विवरण है। भारतीय संविधान नागरिकों को इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान नागरिकों को इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूलतः संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध।
धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना अथवा विद्या संबंधित सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वर्तमान में अनुच्छेद 19 क के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 19 क के अनुसार वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1 ख के तहत शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क ग संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1 घ भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क अंग भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1 6 जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब तक वह किसी प्रवृत्त विधि उस समय लागू का अतिक्रमण करेगा। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार दंड नहीं दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 को शिक्षा का अधिकार। राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है, उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाया जाएगा। उसे 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। उसे अपनी विधि व्यवसायी वकील से परामर्श करने तथा बचाव करने का अधिकार होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों, खान अथवा जोखिम के वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण सुरक्षा संबंधित अधिकार उल्लिखित है। अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रीट निर्देश या आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबेस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन, उत्प्रेषण, सर्टियोरेरी, अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। अनुच्छेद 32 संविधान उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 52 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित हो जाते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन्हें लागू करना राज्य की सुविधा पर निर्भर करता है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन्हें लागू करना राज्य की सुविधा पर निर्भर करता है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 38 के तहत व्यवस्था है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 क के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 43 के तहत कर्मकारों के निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 के तहत कर्मकारों के निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 क के तहत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है। अनुच्छेद 43 क के तहत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है। अनुच्छेद 44 के तहत नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 के तहत नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन है।
अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने को के राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 48 क के तहत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 48 क के तहत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधित प्रावधान किए गए हैं। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया। इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया। ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। मौलिक कर्तव्यों की सूची। 51 क मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी व्यवहार्यताओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसके संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। मूलतः संविधान के 10 मौलिक कर्तव्य थे, किंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। संघीय कार्यपालिका। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि
वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा अनुच्छेद 52 में जिक्र है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53 क के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। अनुच्छेद 53 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं में या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। योग्यताएं, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का विवरण है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण न करता हो। निर्वाचन, अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों तथा यथा स्थिति संघ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों तथा यथा स्थिति संघ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। पदावधि, अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष है। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक वह पद पर बना रहता है। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 13 मई 1969 तक। जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। वीवी गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। वीवी गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। नीलम संजीव रेड्डी 22 जुलाई 1977 से 22 जुलाई 1982 तक। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। के आर नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002। एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से अब तक। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। शपथ, अनुच्छेद 60 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। वेतन, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपये है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपये है। महाभियोग, अनुच्छेद 61 क के तहत
राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 क 1 के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी। नीलम संजीव रेड्डी नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां। विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। संसद के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधित अधिकार, प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार, सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है। राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। अनुच्छेद 80। अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 के तहत अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। संसद के अनुमोदन के पश्चात अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहता है। क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, दंड कम करने, दंड के परिहार व विराम का न्यायिक अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमा याचिका रद्द करने पर वही याचिका दूसरी बार नहीं दाखिल की जा सकती है। आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपात घोषित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आपात, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के स्थिति में अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में अनुच्छेद 356। राष्ट्रीय वित्तीय आपात, वित्तीय अस्थायित्व या प्रत्यक्ष क्रेडिट के संकट की स्थिति में अनुच्छेद 360। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध के समय हुई थी। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध के समय हुई थी। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुई थी। तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जून 1975 में हुई थी। तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जून 1975 में हुई थी। परामर्श की शक्ति। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। निर्वाचन, अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति कार्यकाल डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 1962 ईस्वी, क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल 1952 से 1957, द्वितीय कार्यकाल 1957 से 1962। जाकिर हुसैन 1962 से 1967 ईस्वी, जाकिर हुसैन 1962 से 1967 ईस्वी। वीवी गिरी 1967 से 1969 ईस्वी, वीवी गिरी 1967 से 1969 ईस्वी। गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974 ईस्वी, गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974 ईस्वी। बीडी जत्ती 1974 से 1979 ईस्वी, बीडी जत्ती 1974 से 1979 ईस्वी। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला 1979 से 1984 ईस्वी, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला 1979 से 1984 ईस्वी। आर वेंकटरमन 1984 से 1987 ईस्वी, आर वेंकटरमन 1984 से 1987 ईस्वी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 ईस्वी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 ईस्वी। के आर नारायणन 1992 से 1997 ईस्वी, के आर नारायणन 1992 से 1997 ईस्वी। कृष्णकांत 1997 से 2002। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007। हामिद अंसारी 2007 से 2017, क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल 2007 से 2012 एवं द्वितीय कार्यकाल 2012 से 2017। वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 से, अब तो हट चुके हैं, अभी जगदीप धनखड़ हैं। योग्यताएं, उपराष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक तथा 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा किसी लाभ पद पर ना हो। पदावधि, अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की पदावधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 के अनुसार, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग करने में इनको सलाह के अनुसार कार्य करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री क्रमानुसार कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964, जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966, लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966। गुलजारी लाल नंदा
11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 कार्यवाहक। गुलजारी लाल नंदा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979। चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980। चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980। इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984। इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996। एचडी देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। एचडी देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004। मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014। मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में तथा राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में तथा राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। अब तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वे हैं मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। अब हम लोग पढ़ेंगे संसद संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया व शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया व शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देती। राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 80(1) राज्यसभा के अधिकतम सदस्य 250 निर्धारित है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 80(1) राज्यसभा सदस्य संख्या
राज्य संघ शासित प्रदेश सदस्य संख्या, राज्य संघ शासित प्रदेश सदस्य संख्या। असम में 11 है सदस्य का संख्या। आंध्र प्रदेश में 11 है, आंध्र प्रदेश में 11। असम 7, छत्तीसगढ़ 5, गुजरात 11, हिमाचल प्रदेश 3, झारखंड 6, केरल 9, महाराष्ट्र 19, मेघालय 1, नागालैंड 1, अरुणाचल प्रदेश 1, बिहार 16, गोवा 1, हरियाणा 5, जम्मू एवं कश्मीर 4, कर्नाटक 12, मध्य प्रदेश 11, मणिपुर 1, मिजोरम 1, मेघालय 1, नागालैंड 1, उड़ीसा में 10 है, पंजाब 7, सिक्किम 1, त्रिपुरा 1, उत्तराखंड 3, तेलंगाना 7, मिजोरम 1, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 3, पुदुचेरी 1, राजस्थान 10, तमिलनाडु 18, उत्तर प्रदेश 31, पश्चिम बंगाल 16। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83(1)। राज्यसभा की विशेष शक्तियां। अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था तथा इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था तथा इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा सांसद का निम्न सदन होता है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 530 + 20 निर्धारित की गई है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 530 + 20 निर्धारित की गई है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। इसमें 524 राज्यों से तथा 19 केंद्र शासित प्रदेशों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। इसमें 524 राज्यों से तथा 19 केंद्र शासित प्रदेशों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा सदस्य संख्या। राज्य संघ शासित प्रदेश सदस्य संख्या। आंध्र प्रदेश 25, आंध्र प्रदेश में 25, असम 14, छत्तीसगढ़ 11, गोवा 2, हरियाणा 10, जम्मू एवं कश्मीर 5, कर्नाटक 28, महाराष्ट्र 48, मध्य प्रदेश 29, नागालैंड 1, पंजाब 13, अरुणाचल प्रदेश 2, बिहार 40, गुजरात 26, हिमाचल प्रदेश 4, झारखंड 14, केरल 20, मेघालय 2, मणिपुर 2, मिजोरम 1, उड़ीसा 21, राजस्थान 25, सिक्किम 1, तेलंगाना 17, तमिलनाडु 39, त्रिपुरा 2,
उत्तर प्रदेश 80, उत्तर प्रदेश 80, उत्तराखंड 5, उत्तराखंड 5, दिल्ली राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र 7, दादरा नगर हवेली तथा दमन द्वीप 1, 2, चंडीगढ़ 1, चंडीगढ़ 1, लक्षद्वीप 1, लक्षद्वीप 1, लद्दाख 1, लद्दाख 1, पुदुचेरी 1, पुदुचेरी 1। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित है। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है। अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अन्य तथ्य। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 118(4), अनुच्छेद 118(4) प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर तथा उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम अयंगर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर तथा उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम अयंगर थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। नवगठित लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को राष्ट्रपति नई लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने, नए सदस्यों को शपथ दिलाने, अध्यक्ष पद के निर्वाचन का संकलन करने के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्त करता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। नवगठित लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को राष्ट्रपति नई लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने, नए सदस्यों को शपथ दिलाने, अध्यक्ष पद के निर्वाचन का संचालन करने के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्त करता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख तथा सबसे छोटा चांदनी चौक दिल्ली है। संसद की वित्तीय समितियां। लोक लेखा समिति, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। इस समिति के उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्राक्कलन समिति, इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है, जो कि लोकसभा से ही लिए जाते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होती है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण शब्दावलियां। शून्यकाल, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच समय शून्यकाल कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय शून्यकाल कहा जाता है। विनियोग विधेयक, इसके द्वारा ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। इसमें संचित निधि पर भारतीय व्यय द्वारा अनुदान की मांग शामिल होती है। इसमें संचित निधि पर भारतीय व्यय हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। वित्त विधेयक, ऐसे विधेयक जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं वित्त विधेयक कहलाते हैं। ऐसे विधेयक जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं वित्त विधेयक कहलाते हैं। धन विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 110(1) के उपखंड क से उपखंड 6 तक उल्लिखित विषयों से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 110(1) के उपखंड क से उपखंड 6 तक उल्लिखित विषयों से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। उच्चतम न्यायालय,
भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों आदि का उल्लेख है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। गठन, अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधित प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है। इस प्रकार वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34, मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इस प्रकार वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34, मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पदावधि, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि अवकाश ग्रहण करने के हेतु अधिकतम आयु 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि अवकाश ग्रहण करने हेतु अधिकतम आयु 35-65 वर्ष है। पद मुक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम 2/3 बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय की शक्तियों एवं अधिकारिता, प्रारंभिक अधिकारिता, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में या भारत सरकार और कोई एक राज्य या अन्य राज्यों तथा एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच विवादों में, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जहां वैधानिक अधिकारों का प्रश्न शामिल है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जहां वैधानिक अधिकारों का प्रश्न शामिल है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। यह निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। यह निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार कर सके। अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार कर सके। अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। इसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। इसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। उच्च न्यायालय, संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों के गठन, क्षेत्राधिकार, शक्तियों आदि के बारे में प्रावधान उल्लिखित है। नाम, स्थापना, अधिकारिता, मुख्य पीठ, इलाहाबाद 1866 ईस्वी, क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मुख्य पीठ प्रयागराज, खंडपीठ लखनऊ। आंध्र प्रदेश 1 जनवरी 2019, क्षेत्र आंध्र प्रदेश, मुख्य पीठ अमरावती। बॉम्बे 1862 ईस्वी, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। बॉम्बे खंडपीठ नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद। कलकत्ता 1862 ईस्वी, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार। कोलकाता सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर। छत्तीसगढ़ 2000, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में है। दिल्ली 1966, दिल्ली। गुवाहाटी गुवाहाटी 1948 में अधिकार क्षेत्र है इसका। असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। खंडपीठ गुवाहाटी, खंडपीठ कोहिमा, आइजोल, ईटानगर। गुजरात 1960, ये गुजरात क्षेत्र में आता है, अहमदाबाद। हिमाचल प्रदेश 1971, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
जम्मू एवं कश्मीर 1928 ईस्वी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, श्रीनगर और जम्मू। झारखंड 2000, झारखंड रांची में पड़ता, रांची इसका क्षेत्र है। कर्नाटक 1884 अधिकार क्षेत्र, कर्नाटक खंडपीठ बंगलुरु, खंडपीठ धारवाड़, गुलबर्गा। केरल 1956, केरल एवं उपमहाद्वीप एर्नाकुलम। मध्य प्रदेश 1956, मध्य प्रदेश जबलपुर, खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर। मद्रास 1862 ईस्वी, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी, चेन्नई, खंडपीठ मदुरई। उड़ीसा 1948 ईस्वी, ओडिशा कटक। पटना 1916 ईस्वी, बिहार पटना। पंजाब एवं हरियाणा 1966 ईस्वी, पंजाब हरियाणा एवं चंडीगढ़ चंडीगढ़। राजस्थान 1949, राजस्थान जोधपुर, खंडपीठ जयपुर। सिक्किम 1975 ईस्वी, सिक्किम गैंगटोक। उत्तराखंड 2000, उत्तराखंड नैनीताल। मेघालय मार्च 2013, मेघालय शिलोंग। मणिपुर 2013 ईस्वी, मणिपुर इम्फाल। त्रिपुरा मार्च 2013 ईस्वी, त्रिपुरा अगरतला। तेलंगाना 1 जनवरी 2019, तेलंगाना हैदराबाद। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। इससे पूर्व भी वे राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। इससे पूर्व भी वे राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर के पास एक उच्च न्यायालय है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर के पास अपना एक उच्च न्यायालय है। वर्तमान में भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्कालीन कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय की शक्तियां। अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा इसके कर्तव्यों में भारत सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह देना और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कार्यों का पालन यह भारत सरकार का प्रथम विधि का अधिकारी होता है तथा इसके कर्तव्यों में भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना शामिल है जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद पर नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद पर नियुक्ति करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की व्यवस्था की गई है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यदि इससे पूर्व वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यदि इससे पूर्व वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा।
वह केंद्र सरकार की लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। वह केंद्र सरकार की लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं। वह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। वह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकाल कर व्यय की जाती है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकालकर व्यय की जाती है। आकस्मिकता निधि संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने का शक्ति देता है। संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने का शक्ति देता है। राज्य की कार्यपालिका भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्यपाल गवर्नर अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 153 किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार योग्यताएं वह भारत का नागरिक हो। वह क्या हो? भारत का नागरिक हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नियुक्ति एवं पदावधि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतया 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(1) राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(1) राज्यपाल की शक्तियां अथवा कार्य वर्क एंड पावर ऑफ द गवर्नर कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की कुल सदस्यों की संख्या के 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हैं। राज्यपाल राज्य के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की कुल सदस्यों की संख्या के 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हैं। विधायी शक्तियां राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत, संबोधित, विघटित तथा सत्रावसान कर सकता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत, संबोधित, विघटित तथा सत्रावसान कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। यदि किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो परंतु उस समय राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। मुख्यमंत्री
राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य विधायिका, राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के सदन विधानसभा अथवा दो सदनों विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी राज्य आंध्र प्रदेश 58, उत्तर प्रदेश 100। राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के सदन विधानसभा अथवा दो सदनों विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी राज्यों आंध्र प्रदेश 58, उत्तर प्रदेश 100, कर्नाटक 75, तेलंगाना 40, बिहार 75 और महाराष्ट्र 78 में विधान परिषदें हैं। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प को विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया हो। अनुच्छेद 169 के अनुसार सांसद विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प को विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के अधिकतम 1/3 तथा 40 से कम नहीं हो सकती है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के अधिकतम 1/3 और 40 से कम नहीं हो सकती है। विधान परिषद का सदस्य कम बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होती, परंतु इसका उत्सादन समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विशेष स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष पूर्व भी भंग कर सकती है। विशेष स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष पूर्व भी भंग कर सकता है। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है। विधानसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। विधानसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्येक राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। प्रत्येक राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। नोट: अपवाद स्वरूप गोवा और मिजोरम में 40 तथा सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्य संख्या निर्धारित है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। इसके निचले भाग पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके निचले भाग पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसको गाने का समय 52 सेकंड निर्धारित किया गया है, जबकि संक्षिप्त रूप से इसे 20 सेकंड में गाया जा सकता है। इसको गाने का समय 52 सेकंड निर्धारित किया गया, जबकि इसे संक्षिप्त रूप में इसे 20 सेकंड में गाया जा सकता है। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण दर थे। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण दर थे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। इसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। इसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। राष्ट्रध्वज के वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तिरंगे में शामिल केसरिया रंग साहस और तथा शौर्य का प्रतीक, सफेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति एवं सत्य का एवं हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। तिरंगे में शामिल केसरिया रंग साहस और शौर्य का प्रतीक, सफेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति एवं सत्य का एवं हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग की 24 तीलियां वाला चक्र है, जिसे सम्राट अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग की 24 तीलियों वाला चक्र है, जिसे सम्राट अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रध्वज की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात क्रमशः 2:3 होता है। राष्ट्रध्वज की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात क्रमशः 2:3 होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र है, जो कि सामान्य वर्ष में 22 मार्च को तथा लीप ईयर में 21 मार्च को शुरू होता है। इसका पहला महीना चैत्र है, जो कि सामान्य वर्ष में 22 मार्च को तथा लीप ईयर में 21 मार्च को शुरू होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस को घोषित किया गया है। पैंथेरा टाइग्रिस को घोषित किया गया है। मोर पावो क्रिस्टेटस को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन सुन्स को मान्यता प्रदान की गई है। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से 9 तक तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से 9 तक तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिलों में किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज से संबंधित समितियां: बलवंत राय मेहता समिति 1957, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, अशोक मेहता समिति 1977, जी.वी.के. राव समिति 1985, जी.वी.के. राव समिति 1985, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, पी.के. थुंगन समिति 1988, पी.के. थुंगन समिति 1988। महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। समय पूर्व पंचायत भंग होने पर निर्वाचन 6 माह के अंदर करवाना अनिवार्य होगा। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। समय पूर्व पंचायत भंग होने पर निर्वाचन 6 माह के अंदर करवाना होगा। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नगर पालिकाएं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 को अनुच्छेद 243 तो से अनुच्छेद 243 य 6 तक 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 को अनुच्छेद 243 तो से अनुच्छेद 243 य 6 तक 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नगर पालिका मुख्यतः 3 प्रकार की हैं: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। नगर पालिका मुख्यतः 3 प्रकार की हैं: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सर्वप्रथम 1688 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम 1688 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों भारत के राष्ट्रीय दल: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC हाथ का पंजा, भारतीय जनता पार्टी BJP कमल का फूल, बहुजन समाज पार्टी BSP हाथी असम को छोड़कर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI हंसिया और बाली, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPI-M हंसिया, हथौड़ा और तारा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP घड़ी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITMC जोड़ा फूल, नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP पुस्तक। 7 जून 2019 को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की गई है इन सभी पार्टी को। का कार्यकाल 6 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा होता है। निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले पूरा होता है वो होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्तों तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले पूरा होता है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 8 है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 8 है। प्रमुख संशोधन: प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया।
प्रथम संविधान संशोधन 1951 संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया। 36वां संशोधन अधिनियम 1975 भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। भाग 4 क में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भाग 4 क में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। चौवालीसवां संविधान संशोधन 1978 राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह के शब्द रखा गया। संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर इसे विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकारों का दर्जा समाप्त कर इसे विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है। इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है। इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 61वां संशोधन अधिनियम 1988 61वां संशोधन अधिनियम 1988 नागरिकों के मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। 61वां संशोधन अधिनियम 1988 नागरिकों को मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। 69वां संशोधन अधिनियम 1991 संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई है। 69वां संशोधन अधिनियम 1991 संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संविधान में भाग 9 तथा 11वें अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 74वां संशोधन अधिनियम 1992 संविधान में भाग 9 को तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संविधान में भाग 9 तथा भाग 9 को तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया है, जो भी लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 97th संशोधन अधिनियम 2011 सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया। सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए। 101वां संशोधन अधिनियम 2016 इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संबंधित प्रावधान शामिल किए गए। 102वां संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा। 102वां संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। 103वां संशोधन अधिनियम 2019 सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था। 103वां संशोधन अधिनियम 2019 सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था। 104वां संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधित उपबंध का समापन। 105वां
संशोधन अधिनियम 2021। यह अधिनियम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC की पहचान करने एवं निर्दिष्ट करने हेतु राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है। 105वां संशोधन अधिनियम 2021। यह अधिनियम सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBC की पहचान करने एवं निर्दिष्ट करने हेतु राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है।